अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी हाउ टू असेस सीपी चाइल्ड। जैसे कि आपको पता है कि जब हम क्लिनिक फील्ड में जाते हैं तो मोस्टली ऐसे होता है कि बहुत से बच्चों को असेस करना नहीं आ रहा होता कि कैसे हम सीपी चाइल्ड को असेस करें। एज़ यू नो कि सीपी चाइल्ड के डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, और हर एक डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग साइन एंड सिम्टम्स हैं और अलग ट्रीटमेंट है। ये नहीं है कि अगर इसके डिफरेंट टाइप्स है तो हर एक का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेम ही होता है, ऐसा नहीं है। हर एक टाइप का अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। तो अगर आपको सही तरीके से असेस करना ही नहीं आएगा उसके टाइप के अकॉर्डिंग, तो आप मुकम्मल तौर पे डायग्नोस भी नहीं कर सकते और ना ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल दे सकते हो। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको कैसे हम क्विकली जो है वो सीपी चाइल्ड को उसके अकॉर्डिंग, टाइप्स के अकॉर्डिंग हम कैसे असेस कर सकते हैं वो बताऊंगी। बुलेट पॉइंट्स में आप उसको इजीली इंशाल्लाह अगर आप फॉलो करेंगे तो आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं सीपी चाइल्ड को। और लास्ट में मैं आपको एक जो है वो एक दो वीडियो भी शेयर करूंगी सीपी चाइल्ड बच्चे की कि उसको कैसे आपने असेस करना है। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सीपी चाइल्ड के बारे में कि अगर आपके पास कोई बच्चा आता है और आपको नहीं पता कि वो सीपी चाइल्ड है, तो आपने उसकी कैसे असेस करना है। सबसे पहले आपने लेनी है उसकी हिस्ट्री में क्या होता है कि आपने इसकी प्रीनेटल पोस्ट नेटल हिस्ट्री सबसे पहले फाइंड आउट करने की बहुत ज़रूरी है। मदर एंड उसके जो फादर हैं उसकी एज, उसकी कॉम्प्लिकेशंस के प्रेगनेंसी के दौरान उन्हें कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आई। उस केस ऑफ प्रीवियस प्रेगनेंसी के बारे में आपने पूछना है कि उनकी पहले कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी हैं और कितनी जो है उनकी फिटल लॉस हो चुके हैं, यानी कोई उनका अबॉर्शन तो नहीं हुआ या कोई स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन तो नहीं हुआ। ये सारी आपने हिस्ट्री में लाजमी पूछनी है। और डिलीवरी के वक्त ड्यूरेशन कितना रहा है डिलीवरी का, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर रहे थे, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। और आइदर अगर डिलीवरी के बाद अगर बच्चे को कोई इन्फेक्शन या कोई मसला या निमोनिया वगैरह हुआ है तो आईसीयू में वो कितनी देर उन्होंने रखा है बच्चे को और क्या क्या प्रोटोकॉल्स हुए हैं, ये सब कुछ हिस्ट्री में पूछना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आपने जो है ना नेक्स्ट जो हिस्ट्री आपने पूछ ली, ये कॉमन पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो है वो आपने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है बच्चे की। पैसिवली जो है ना वो आपने रेंज ऑफ मोशन चेक करनी है। आइदर बहुत ज़्यादा स्पास्टिसिटी तो नहीं है, टोन जो है बल्क जो है मसल की बहुत ज़्यादा तो नहीं है, या बहुत ज़्यादा टोन उसकी कम तो नहीं है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। रेंज ऑफ मोशन आपने देन चेक करनी है। उसके बाद आपने जो है वो रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं बच्चे के। यू नो कि अगर आपको बच्चों के रिफ्लेक्सेस जो न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस होते हैं वो सारे आने चाहिए, वो लाजमी चेक करते हैं बच्चों के। मोस्टली जो सीपी चाइल्ड की जो टाइप्स हैं कुछ में जो है वो रिफ्लेक्सेस ज़्यादा होते हैं और कुछ में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। तो अगर आपको रिफ्लेक्सेस चेक करने आते होंगे देन ये आप डायग्नोस कर सकते हो। उसके बाद जो है मोस्टली बच्चों में क्या इशू होता है कि हेड कंट्रोल नहीं कर पाते। सीपी चाइल्ड के जो बच्चे हैं उनकी हेड मूवमेंट ठीक नहीं होती, प्रॉपरली वो एक जगह पे रख नहीं पाते। तो ये मेन जिसको हम देख कर जो है ना वो फ़ौरन से डायग्नोस कर लेते हैं कि ये सीपी चाइल्ड हो सकता है। उसके अलावा जो है वो वेल्गस नीज, मोस्टली जो सीपी चाइल्ड के बच्चे होते हैं ना उनमें ये वाला इशू बहुत कॉमन होता है कि इनमें वेल्गस नीज हो जाती हैं। वेल्गस नीज क्या होती हैं कि जो आपकी नीज है ना दोनों वो आपस में बिल्कुल साथ जुड़ जाती हैं, लाइक करीब आ जाती हैं, जुड़ती नहीं बिल्कुल करीब आ जाती हैं दोनों। जो पाँव वाली साइड है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाती है। जो है मैं आपको पिक्चर भी वेल्गस नीज की जो है ना वो साइड पे शेयर कर दूंगी, वो भी आप देख लीजिएगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये आपने जो है ना ओवरऑल जो कहते हैं ना सीपी चाइल्ड को बच्चा आया अभी आपने ये मोटी मोटी उसकी असेसमेंट करनी है। अब जो मैं आपके साथ जो मेन असेसमेंट है वो है हमारी सीपी चाइल्ड की अकॉर्डिंग टू देयर टाइप, क्योंकि देन ही हम जो है वो प्रॉपर तौर पर ट्रीटमेंट जो है प्रोटोकॉल दे सकते हैं। अब जो सीपी चाइल्ड को अगर हम उसकी जो है वो टाइप्स के अकॉर्डिंग देखें कि टाइप के अकॉर्डिंग क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, तो वो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि स्पास्टिक, ठीक है। सीपी चाइल्ड की जो फर्स्ट टाइप है वो है स्पास्टिक। इसको जो है दूसरा नाम है वो है हाइपर टोनिसिटी। अगर आप नाम को ही देखें, नाम से जाहिर है हाइपर मीन्स होता है बहुत ज़्यादा और टोनिसिटी के मीन्स टोन, मसल की जो टोन है। इसमें क्या हो जाता है जो मसल की टोन है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाती है। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स इसमें आते हैं, सबसे पहले स्टिफनेस, ठीक है। स्टिफनेस आती है अगर आप पैसिवली मूव करते हो जॉइंट को तो बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा होता है इसमें स्पास्टिक सीपी चाइल्ड में। दूसरा उसमें क्या आते हैं साइन एंड सिम्टम्स, सेकेंडली कॉन्ट्रैक्चर्स मोस्टली इन बच्चों में प्रेजेंट होते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स भी होते हैं कि बहुत
बहुत ज़्यादा रिजिडिटी स्टिफनेस आ जाती है, आप बिल्कुल जो है ना वो मूव नहीं कर पाते बाजू को ऊपरली पैसिवली भी। और जो थर्ड इसमें साइन एंड सिम्टम्स आते हैं वो है ऑकवर्ड रिफ्लेक्सेस। मैंने आपको लास्ट में बताया कि जो है ना रिफ्लेक्सेस चेक करने होते हैं। जो स्पास्टिक टाइप है ना सीपी चाइल्ड में, इसमें जो है वो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं बट ऑकवर्ड होते हैं, ठीक है। कभी हाइपर रिफ्लेक्सिया हो गया, तो कभी डिफरेंट टाइप्स ना इसमें एब्सेंट मुकम्मल तौर पे नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं बट ऑकवर्ड होते हैं। जो फोर्थ इसमें है वो है वॉकिंग अब नॉर्मल वॉकिंग केस में ये होता है कि जो स्पास्टिक बच्चे होते हैं ना मोस्टली ये अपने टूज़ पे चल रहे होते हैं। अगर आप इनको वॉक कराएं ना तो ये हील पे नहीं चलते, ये टोज़ पे चलते हैं। ये इनमें मोस्ट कॉमनली जो है ना वो साइन देखा जाता है स्पास्टिक सीपी चाइल्ड में। उसके बाद जो है इनमें क्या फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी हो जाती है। अगर आप इनके रिस्ट और फिंगर्स को देखें तो मोस्टली फ्लेक्स करके इन्होंने रखा होता है। ये वाली जो डिफॉर्मिटी होती है ये मोस्टली किस में प्रेजेंट होती है स्पास्टिक में, जिनमें बहुत ज़्यादा मसल में स्टिफनेस प्रेजेंट होगी। तो ये जो है ना कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि स्पास्टिक सीपी चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इनको देखो बच्चे को, अगर बच्चे में ये सब प्रेजेंट होते हैं तो आप इजीली जो है वो डायग्नोस बना सकते हो कि इस बच्चे को सीपी चाइल्ड स्पास्टिक सीपी है। सेकंड जो टाइप आती है वो है हाइपोटोनिक। नेम से ही जाहिर है, हाइपो को कहते हैं लो, ठीक है, लो लेवल, टोन मीन्स टोन, ठीक है, मसल्स की जो टोन है इसमें कम हो जाती है। इसको जो है वो फ्लॉपी भी कहते हैं, फ्लॉपीनेस भी कहते हैं, फ्लॉपी चाइल्ड या फ्लैसिड, ठीक है। ये इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, सॉरी नेम है। इसके क्या क्या जो है वो आते हैं। इसमें सबसे पहले होता है कि फ्लेक्सिबल जॉइंट्स एंड लिगामेंट्स, उसमें स्टिफ थे बहुत ज़्यादा, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। एक नॉर्मल रेंज होती है, ये उससे थोड़े लो लेवल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल, आप पकड़ रहे हो और वो आराम से नीचे गिर रहे हैं, इस तरह होता है। और दूसरा लूज मसल्स होते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसे मूवमेंट करा रहे हो बच्चे को तो वो कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, वो आराम से आप इजीली उसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हो। थर्ड इसमें पुअर बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। बैलेंस इसमें जो है ना वो लूज होता है क्योंकि यू नो कि मसल में बल्क ही नहीं है, मसल में जो है ना वो फ्लॉपीनेस आई हुई है, तो वो बैलेंस भी नहीं होगा उसमें, इतना प्रॉपर स्टेबिलिटी भी नहीं होगी। इसमें देखें रिफ्लेक्सेस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है कि जो हाइपोटोनिक होते हैं ना सीपी चाइल्ड, उसमें जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट होते हैं। स्पास्टिक में रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, हाइपोटोनिक में जो रिफ्लेक्सेस हैं वो एब्सेंट होते हैं। ये आपने डिफरेंस जो है याद रखना है, इन्हीं डिफरेंस की बेसिस पे ही आप डायग्नोस करते हो। थर्ड जो टाइप है वो है डिसकाइनेटिक। नेम से अगर आप देखें, डिस का मीन्स होता है अब नॉर्मल और काइनेटिक का मीन होता है मूवमेंट, यानी अब नॉर्मल मूवमेंट। अब इसमें क्या होता है कि ब्रेन का जो स्पेसिफिक पार्ट जो कि मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है उसमें कोई ना कोई इशू आ जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आती है। इसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले रेपिटेटिव एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट्स, बच्चा बार बार एक ही मूवमेंट कर रहा होता है, रिपीटेटिव कर रहा होता है। दूसरा इसमें क्या मेनली देखने को हमें मिलता है कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन, चूँकि ये मूवमेंट से रिलेटेड है तो इसमें जो है वो मूवमेंट्स काफ़ी देर से बच्चे में पैदा होते हैं। डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन्स है वो डिले हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे में जो है ना वो सीटिंग कम हो जाती है, क्रॉलिंग, ठीक है, वॉकिंग, ये बहुत लेट आते हैं बच्चे में, ये माइलस्टोन्स लेट हो जाते हैं, ठीक है, डिसकाइनेटिक में। थर्ड जो इसमें आता है वो है स्पीच प्रॉब्लम, बच्चा सही तरीके से नाम नहीं ले पाता, ठीक है, वर्ड्स को तोड़ तोड़ के पढ़ता है, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, तो वो स्पीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फीडिंग, लास्ट वन फीडिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसमें बच्चे को जो है ना फीडिंग में बहुत ज़्यादा, आप मदर से पूछोगे क्या इसकी फीडिंग ठीक है तो बता रही होती है कि नहीं ये ठीक नहीं करता, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो ये मोस्टली जो है ना वो हिस्से से पता चलता है। फीडिंग इश्यूज़ होते हैं बच्चे को, स्पीच प्रॉब्लम, ये सारी जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये है डिसकाइनेटिक के, ठीक है, जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होती है और इसमें भी फ्लॉपीनेस होती है बच्चे में, ठीक है, स्टिफनेस नहीं होती, फ्लॉपीनेस होती है। और फोर्थ जो है वो है एटैक्सिक में क्या होता है कि ये जो है ना ये सेरिबेलम से रिलेटेड है, ठीक है, सेरिबेलम में डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से जो बॉडी की कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स हैं ना वो नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या क्या आ सकती हैं, सबसे पहले ट्रीमर्स हो जाते हैं, ठीक है, बच्चे को ट्रीमर्स होने लग जाते हैं, जो मसल टोन है वो रिड्यूस हो जाती है। एक बात आपने जहन में रखनी है कि सिर्फ जो स्पास्टिक है, ठीक है, जो स्पास्टिक सीपी चाइल्ड है उसमें जो मसल टोन है वो हाइपर हो जाती है, बाकी जो तीनों टाइप हैं, ठीक है, हाइपोटोनिक,
डिस्काइनेटिक, एटैक्सिया, इन तीनों में जो मसल की टोन है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये आपने जहन में बात रखनी है। मसल टोन रिड्यूस हो जाती है, पोर कोऑर्डिनेशन हो जाती है। डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन को ही जो चीज़ कंट्रोल कर रही है वही डैमेज हो गई है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, स्वॉल्विंग में इशू आ जाएगा। और किसी में भी हमने स्वॉल्विंग का इतना नहीं पढ़ा, बट एटैक्सिक में ये इशू होता है कि स्वॉल्विंग में बहुत ज़्यादा बच्चा ठीक तरीके से स्वॉलो नहीं कर पाता। ये मोस्टली इश्यूज़ आता है। स्पीच प्रॉब्लम में आती है, स्पीच वो सही तरीके से नहीं बोल पाता, वर्ड्स ठीक तरीके से नहीं बोल पाता। और लास्ट वन जो है इसमें ये होता है कि जब ये बच्चा चलता है ना, तो अपने पाँव को, दोनों पाँव को दूर दूर करके चलता है एक दूसरे से। जब भी खड़ा होता है या वॉक करता है तो अपने दोनों पाँव को एक दूसरे से काफ़ी दूर कर जाता है। स्पास्टिक में क्या हुआ था कि टो वॉकिंग करता था, इसमें क्या करते हैं कि अपने पाँव को जो है ना वो अलग अलग करके चलता है। ये कुछ जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स थे इन सीपी चाइल्ड के उसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। आई होप सो इससे आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको वीडियो भी नेक्स्ट जो है ना वो बताती हूँ कि कैसे वीडियोस बच्चे आपको जो है ना उनका दिखाती हूँ कि कंडीशन के अकॉर्डिंग उनकी जो है ना हम कैसे असेस कर सकते हैं। और इसके अलावा इन 4 टाइप्स के अलावा एक और भी टाइप होती है मिक्स्ड। ठीक है, उसमें जो है ना स्पास्टिसिटी और डिस्टोनिया, ठीक है, इन दोनों के जो है ना वो साइन एंड सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं। एक ये भी है, ये 5th है बाकी, बट मोस्ट कॉमनली जो है ना ये प्रेजेंट होती है। 70% जो है ना वो स्पास्टिक जो है ना वो हाइपरटोनिसिटी, जिसको हम हाइपरटोनिसिटी सीपी चाइल्ड में ये प्रेजेंट होती है मोस्ट कॉमनली। ओके, सो ये जो है एक सीपी चाइल्ड है। जैसे कि मैंने आपको टाइप्स बताई थी, स्पास्टिक एंड हाइपरटोनिक, डिफरेंट टाइप्स बताई हैं। तो ये जो बच्ची है इसको मेन इशू जो है वो स्पास्टिसिटी का है। ये बच्ची जो है ना इसकी कंडीशन इतनी स्वेयर नहीं है, ये अब काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई है। इसके जो हैंड्स हैं ना इनमें इनकी रेंज ऑफ मोशंस जो हैं वो बिल्कुल इम्प्रूव हो चुकी हैं। स्पास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा बहुत डिफेक्ट है लोअर्स में। जो इसकी लेग्स है ना उसमें थोड़ी बहुत, अगर आप जब इसका टेस्ट करते हैं तो इसमें स्पास्टिसिटी रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलती है। बाकी जो है ये जो चाइल्ड है ये अब काफ़ी हद तक जो है वो रिकवर कर चुकी है। ज़रा इसको बिठाएं। और जब जो स्पास्टिसिटी का जो बच्चा होगा ना, मोस्टली इसकी देखें ये बच्ची की हेड जो है ना अपना कंट्रोल नहीं कर रही। तो मोस्टली ये बच्चे जो है ना अपना हेड कंट्रोल, ऊपर देखो आप, ऊपर देखो, शाबाश, वेरी गुड। बच्चे मोस्टली जो है ना अपना हेड कंट्रोल नहीं कर पाते। ये इनमें जो है ना वो मेन इशू होते हैं। तो हमने इनके हेड कंट्रोल के लिए जो है ना वो भी मेन एक्सरसाइजेस करवानी होती हैं ताकि अपना हेड भी कंट्रोल कर सकें।